नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मैं कीर्ति सोनी। शादी एक इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण संस्कार है। आजकल हर एक इंसान चाहता है कि उसका लाइफ पार्टनर एक अच्छा और सही हो, लेकिन आजकल की शादियां जो हैं वो ज़्यादा टिक नहीं पाती हैं, जिसका लोग कारण कहते हैं कि नक्षत्र मैच नहीं किए थे या फिर कुंडली मैच नहीं की थी। तो शादी के पहले मनोवैज्ञानिक सलाह कितनी उपयोगी है या मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध साइकेट्रिक डॉक्टर राकेश पासवान जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, एक बार फिर से आपका मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में स्वागत है। आपको भी नमस्कार। सर, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि एक इंसान की लाइफ में शादी की क्या महत्वपूर्णता है? एक व्यक्ति के जीवन में शादी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जैसे व्यक्ति स्कूल जाता है पहली बार या व्यक्ति पहली बार कॉलेज जाता है, इसी तरीके से जब व्यक्ति की शादी होती है तो उसके पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों और परिवेश में बहुत अमूलचूल परिवर्तन होते हैं। उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग बिहेवियर है, आगे फ्यूचर का जो उसका डायरेक्शन है, इवन व्यक्ति कहाँ रहेगा, किस तरीके का खाना खाएगा, ये भी आजकल शादियों पर ही निर्भर होता है। तो व्यक्ति का जीवन बहुत हद तक परिवर्तित हो जाता है शादी के बाद। उदाहरण के तौर पर कई लड़के लड़कियां शादी करते हैं तो ये कंडीशन रहती है कि भाई आप नॉनवेज खाते हैं बट अब नहीं खाना है, तो उनका जो पूरा खाने का तरीका है या फिर रहन सहन की, व्यक्ति कानपुर में रह रहा है लेकिन कंडीशन ये है कि नहीं आप भाई आप इलाहाबाद अगर आना चाहेंगे तो ये शादी होगी। तो कहने का मतलब उसकी जगह, खाने पीने का तरीका, सब कुछ शादी के बाद परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो व्यक्ति के जीवन में आता है। ओके सर। जैसे कि सर पहले के ज़माने में माँ बाप जहाँ भी हाँ कह देते थे वहाँ पे शादी के लिए हाँ हो जाती थी। यहाँ तक कि शादी के पहले लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे। तो क्या सर आपको क्या लगता है कि पहले की जो शादियाँ थी वो ज़्यादा टिकाऊ थी? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले की शादियाँ ज़्यादा टिकाऊ इस वजह से नहीं थी कि वो फादर या मदर उसको चूज़ करते थे और लड़का लड़की उसमें शादी के लिए नहीं देखते थे एक दूसरे को। उनके टिकाऊ होने का कारण कुछ और था। उनके टिकाऊ होने का कारण था हमारा जो पारिवारिक और सामाजिक परिवेश है वो आज से भिन्न था। कहने का मतलब उस समय क्या था कि व्यक्ति शादी करता था तो उसको जन जन्मांतर का संबंध मानता था। हाँ, वो ये सोचता था कि मैं ये शादी कर रहा हूँ लेकिन ये शादी आज इस जन्म में नहीं, कई जन्मों तक हमको साथ देना है एक दूसरे का। तो जब इस तरीके की अच्छी सोच लेकर व्यक्ति शादी करता है तो निसंदेह अगर शादी के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको निभाने की भी ज़्यादा कोशिश करेगा और तोड़ने पर विश्वास नहीं रखेगा। इसी तरीके से पहले क्या था कि जॉइंट फैमिलीज थी, सामाजिक उसमें हमारे साथ माता पिता भाई बहन सब लोग साथ में रहते थे। तो छोटे मोटे विवादों में हमको एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे लोग मिल जाते थे, हमको सोशल सपोर्ट मिल जाता था। तो इसलिए जो पहले की शादियाँ थी वो टिकाऊ थी। बिल्कुल। अच्छा, तो सर आजकल के ज़माने में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए? देखिए, जो अमूमन शादी का जो क्राइटेरिया होता है आजकल वो ये होता है कि व्यक्ति जैसे शादी करने जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति शारीरिक सौंदर्य को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो व्यक्ति गया और उसने देखा कि हाँ लड़का या लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, तो पहली नज़र में वो जो है काफ़ी आकर्षित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कई चीज़ों को वो इग्नोर करते हुए शादी की तरफ बढ़ जाता है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी गलत हो जाती है, क्योंकि अगर केवल आप शारीरिक सौंदर्य के आधार पर किसी से विवाह कर लेंगे तो आगे चल करके उसके जो गुणधर्म है उन पर आप अनभिज्ञता रखेंगे तो वो आपके लिए जब प्रॉब्लम करेंगे तो फिर आप के अंदर ये समझ नहीं रहेगी कि अब हम क्या करें कि ये सब परिस्थितियाँ सही हो जाए। तो सर आजकल की जो शादियां हैं जो नहीं टिक पाती हैं तो उनके मेन कारण क्या हो सकते हैं? ये सुंदरता, जैसा कि आपने बोला कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और शादी कर लेते हैं और कुछ नहीं देखते, तो इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जो आजकल की शादियां नहीं टिक पाती? जी, शादियों के ना टिकने के कई कारण हैं कि सबसे बड़ा एक कारण इसका ये भी है कि अभी जो हम लोग का सोसाइटी है वो पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज़ में हम लोग रहते थे, अभी यूनिटरी मॉडल पे आ गए हैं। तो पति पत्नी है और बच्चे हैं, तो कहने का मतलब सोशल सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, समझाने के लिए कोई नहीं है।
तो जैसे कोई विवाद हुआ तो हमको पहले क्या होता था कि जो हमारे माता पिता जो हमारे साथ रहते थे वो हमको समझाते थे कि देखो बेटा झगड़ा होता है, सब में होता है, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए, ये सब चीज़ें ठीक रहे। अभी क्या होता है कि लोग जो है सलाह लेते हैं तो वकील से कि मेरा पति मुझको मारता है, मैं क्या करूं, तो वकील सलाह देगा तो वो एक हितैषी के रूप में सलाह दे, ज़रूरी नहीं है। वो माता पिता तो है नहीं कि वो आपका भविष्य और अच्छाई देखेगा और सलाह देगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो गलत सलाह देते हैं। जो लोग से आप सलाह लेने जाते हैं, आपको ये पता नहीं है कि वो सलाह जो दे रहे हैं वो सलाह किस तरीके की है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, और आप उस पर विश्वास करते हैं तो परिवार के टूटने की संभावना और बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आजकल मतलब कभी कभी लड़के और लड़कियों के बिना इच्छा के शादियाँ हो जाती हैं, जो कि बहुत गंभीर परिणाम को जन्म देते हैं। तो इसके पीछे की क्या मनोवैज्ञानिक वजहें हो सकती हैं? सबसे पहले तो यदि लड़का लड़की पसंद नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, हाँ। और ऐसी परिस्थिति में ज़बरदस्ती शादी हो जाती है, या किसी और को पसंद कर रहे हैं और ज़बरदस्ती शादी हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि पति पत्नी के रिश्ते में वो तारतम्य या मधुरता कभी उत्पन्न नहीं हो पाती है। जब मधुरता उत्पन्न नहीं होती है तो छोटी मोटी बातें यानी नकारात्मक बातें जो जीवन में होती हैं वो बड़ा उग्र रूप ले लेती हैं, क्योंकि हमारे बीच में तारतम्य नहीं है, मधुरता नहीं है, तो हम जो नकारात्मक बातें होती हैं उनको ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और ये विखंडन का कारण बनती है। सर जैसा कि मनोवैज्ञानिक कुंडली की अगर हम बात करें तो आखिरकार मनोवैज्ञानिक कुंडली है क्या, और आपने इसे क्या सोचकर लॉन्च किया? देखिए, हम लोग जैसे मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और हम लोगों के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी रहते हैं। हाँ। तो हम लोग अपनी जो ओपीडी में आते हैं लोग, उनका हम लोगों ने विश्लेषण किया, तो उसमें अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो मैरिटल कन्फ्लिक्ट के पेशेंट्स होते हैं या मैरिटल कन्फ्लिक्ट वाले लोग होते हैं, यानी पति पत्नी के झगड़े वाले लोग होते हैं, उनमें हम लोगों को पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में अमूमन जो है ज़्यादातर रिश्ते बच नहीं पाते हैं, और जब हम लोग उनको इवेलुएट करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि हाँ, अगर पहले से इन चीज़ों के बारे में एक दूसरे को पता होता तो या तो ये लोग शादी नहीं करते, हाँ। और अगर शादी करते तो चूंकि लोगों को पता होता कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं, या ये गुस्सा ज़्यादा होता है, या ये गुस्सा हो जाता है तो एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, तो उस रिश्ते के चलने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो यही सोच करके हमने प्री मैरिटल काउंसलिंग का कंसेप्ट सोचा कि अगर शादी के पहले हम लोग मनोवैज्ञानिक गुणधर्म, पर्सनैलिटीज़, उसका साइकेट्रिक आर्किटेक्चर, ये सारा चीज़ देख लें और एक दूसरे से अवगत करा दें कि देखिए भाई, ये आप शादी करने जा रहे हैं, इनका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो इस तरीके का है और इनका पर्सनैलिटी ट्रेट इस तरीके का है। अब अगर आपको शादी करना है तो आपको इन बिंदुओं पर एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इन बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखेंगे, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे, और केवल आप सोचें कि हम कुंडली के बेसिस पर शादी कर रहे हैं तो वो सफल होगी, तो ऐसा नहीं है। तो कई लोग हमारे पास आए, उन्होंने इसको किया और ठीक रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस आया। वो लोग पहले से जानते रहे लोगों के ट्रेट के बारे में कि हाँ, इनका स्वभाव कैसा है, ये किस तरीके का स्वभाव रखते हैं, तो वो उस तरीके के स्वभाव के अनुरूप अपना व्यवहार बदल करके बढ़िया सामंजस्य स्थापित करके जीवन चला ले गए। तो सर आपके हिसाब से क्या शादी के पहले काउंसलिंग की ज़रूरत होनी चाहिए या नहीं? अगर होनी भी चाहिए तो इसकी उपयोगिता क्या है बाद में? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो अपना कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल कुंडली वाला, हाँ। ये हम लोगों के इंडियन ट्रेडिशनल कंसेप्ट पे ही आधारित है। जैसे पहले जब शादी होती थी तो आप लोग सोचेंगे तो पता चलेगा कि लड़की को उसके घर वाले और लड़के को उसके घर वाले समझाते थे कि भाई देखो, शादी हो रही है, हाँ। लड़ाई करना तो मेरे यहाँ ना आना, पहले तुम लोग अपना बैठ करके शांति से उसको सुलह कर लेना, तब मेरे पास आना। ये ना हो कि लड़ाई हो तो मेरे पास भाग आओ, जब भी लड़ाई हो मेरे पास भाग आओ। इससे क्या होगा कि लड़के के मन में ऐसा विचार आएगा कि जिसकी लड़ाई करती है अपने घर भाग जाती है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग भी गलत नज़र में आ जाएंगे उसके कि बताओ ये सपोर्ट करते हैं गलत चीज़ पे। तो इस तरीके से माता पिता जो है समझाते थे लड़की को कि बेटा तुम जा रही हो, उसके मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा होंगे। तो ये जो समझाने वाली बात थी, ये प्री मैरिटल काउंसलिंग ही तो थी। अब कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, इसीलिए चीज़ें जो है विखंडन की अवस्था में पहुंच जा रही हैं। हाँ। तो सर जैसा कि शादी विवाह के मामलों में बहुत सामाजिक झूठ बोला जाता है, तो आपको क्या लगता है कि काउंसलिंग अगर लोग करवाएंगे तो ये जो सामाजिक झूठ बोला जाता है शादी विवाह के मामलों में, तो इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं या फिर एलिमिनेट ही हो जाती हैं इन सब चीज़ों?
देखिए पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन हाँ। बहुत हद तक कम हो जाती हैं। अच्छा। जैसे जो ये झूठ की बात आप कर रही हैं, तो शादी ब्याह में सबसे पहले हम लोग कुंडली बनाते समय जो हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हम लोग उनको अच्छे से समझाते हैं कि देखिए आप कोई भी चीज़ अगर झूठ आप बोल भी रहे हैं तो हमारे पास वो कॉन्फिडेंशियल है। हाँ। आप हमको खुल के बताइए, हाँ। तभी हम आपको सही राय दे पाएंगे। बिल्कुल आप सर। हमको खुल के बताइए, चाहे वो कितना भी बुरा हो सकता है, आप दूसरे लड़के या लड़की को पसंद करते हो, आप ये चीज़ नहीं बता पा रहे हो, आप हमसे बताइए, हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, लेकिन हम उसी अनुरूप जो है चीज़ों को गाइड करेंगे ताकि आपको और उनको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से जो है जो झूठ है उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं। वो जो एक दूसरे के से बोलते हैं या वो हमसे बोलते हैं, तो हम लोग उनको प्रमोट करते हैं। जैसे किसी को दौरा आता है, एक पेशेंट आया जिसकी लड़की को दौरा आता है, अच्छा। हमने उसको समझाया कि देखो अभी वो छुप के आप दवा खिला रहे हो, बाद में जाएगी वो छुप के दवा खाएगी निकाल के। बिल्कुल। अगले आदमी के दिमाग में ये अंदेशा होगा ना ये किस चीज़ की दवा खा रही है, बिल्कुल। वो और निगेटिव हो जाएंगे और वो छोड़ देंगे आपको लागे, या दवा छूट जाएगी उसको दौरा पड़ जाएगा। तो हमने उसको समझाया, हमने कहा है आप खुद से ये बात लड़के को बताइए हाँ। कि दौरा आता है। तो उन लोगों ने बताया कि डॉक्टर ने ऐसा कोर्स बताया है, इतने दिन इलाज चलेगा और ठीक हो जाएगा, आप चल के डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो वो लोग इस बात पे एग्री हुए, ठीक है आपने अच्छा किया, बता दिया हमको और हम ये चीज़ स्वीकार करते हैं। हाँ। ठीक है, तो Accept करते हैं। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि सच बोलना इस रिश्ते में ज़्यादा अच्छा होता है झूठ बोलने के मुकाबले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो डॉक्टर साहब आप एक नॉर्मल कपल की काउंसलिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? जी देखिए, जब हम लोग नॉर्मल कपल की काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो वो पेशेंट तो होते नहीं हैं, वो सामान्य व्यक्ति होते हैं हमारी आपकी तरह। तो हमको उनकी काउंसलिंग इस तरह से करना होता है कि उनको किसी तरीके से मतलब ऐसा फील ना हो कि हाँ वो किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं या किसी अलग सिचुएशन में है, नहीं तो वो एक अपना बदला हुआ स्वरूप या बदली हुई पर्सनैलिटी शो करने लगते हैं। तो पहले तो हम कुछ भी काउंसलिंग करने से पहले उनको कंफर्टेबल करते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी है हम ऑफ़र करते हैं, उनको बैठाते हैं, रिलैक्स करते हैं, थोड़ी देर सिंपल बातें करते हैं, देश दुनिया की बातें करते हैं ताकि वो हमारे साथ मिक्स हो जाएं, हमको अपने जैसा समझने लगें। फिर उसके बाद हम काउंसलिंग करना शुरू करते हैं। तो सर कभी ये जो शादी है ये सामाजिक संस्कार है, तो कभी कभी अंतर जातीय शादी या अंतर रिलीजन शादी जो होती हैं वो बहुत प्रॉब्लम्स करती हैं। तो आपके हिसाब से इसकी क्या वजहें हैं और क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए इसमें दोनों तरीके की बातें हैं, फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। हाँ। ज़्यादा करके इनका विरोध इसलिए होता है क्योंकि देखिए हमारा जो सामाजिक सोच विचार का दायरा है वो यही है कि हम सजातीय विवाह करें। तो जब भी कोई अंतरजातीय विवाह करता है या और ऊपर चला जाता है, दूसरे धर्म में विवाह करता है, तो सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है उसको। सामाजिक विरोध के डर से पारिवारिक लोग जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो भी हमारे इस निर्णय से कभी कभी एंटी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पारिवारिक और सामाजिक दोनों तरीके के विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लड़का और लड़की है उसके ऊपर एडेड प्रेशर पड़ता है। कभी कभी लोगों को देखा होगा आपने, वो भाग कर शादी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग उनके ऊपर केस कर देते हैं। तो कानूनी चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाती हैं सामाजिक के साथ, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा तनाव झेलने की क्षमता होती है। नहीं तो मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है कि ऐसा करने पर जोश में आदमी कर लेता है, फिर पता लगा लड़का जेल में रह रहा है, हाँ। लड़की सुधार गृह में रह रही है। तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि पूरी तरह से उनका जीवन तबाह हो जाता है, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, हर तरीके से। तो कोशिश करना चाहिए कि शादी हम करें तो परिवार और समाज को साथ में लेकर करें, क्योंकि हम लोग तो सोशल एनिमल हैं, है ना, सोशल जीव हैं। तो हम लोग अगर सामाजिक दायरों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो सर हमारा जो समाज है वो इतना एडवांस नहीं है कि शादी के पहले मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करवाए या सलाह ले किसी से। तो सर इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक जो सलाह होती हैं, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं?
देखिए, जो मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हाँ, है, बेसिकली इसको प्रमोट करने के लिए हम कई तरीके के स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे जो ज्योतिषाचार्य वगैरह होते हैं या जो लोग मैरिज वगैरह कराते हैं, ऐसे लोगों से भी हम लोगों ने संपर्क किया है हाँ। कि अगर जो है आप चाहें तो, क्योंकि हमारी सर्विसेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम उनको भी हम लोग कहते हैं कि हाँ, अगर जो लोग इच्छुक हैं, हाँ। जो लोग समझदार हैं, जो लोग इसकी अहमियत को समझते हैं, आप उनको हमारे पास रेफ़र करिए। और हम लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर जैसे हमारे साथ आप लोग जैसे हैं मीडिया हाँ। के पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने भी बहुत एक्टिवली जो है इसको किया। जैसे न्यूज़पेपर्स ने बहुत इंडिया लेवल पर इस न्यूज़ को छापा, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आए हमारे पास इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करने के लिए किन किन लोगों को मतलब लड़के और लड़की को साथ में होना ज़रूरी होता है, या फिर ये काउंसलिंग अकेले अकेले भी हम कर सकते हैं? मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग जो होती है वो अकेले भी की जाती है, और फिर उसके लिए उनके दोनों लोगों के साथ आने की भी ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद केवल इतना ही नहीं, बल्कि हमें दोनों परिवार के सदस्यों को भी बुलाना पड़ता है, क्योंकि जो काउंसलिंग है, परिवार भी उसका एक महत्वपूर्ण आयाम है। और परिवार के जो है समझदारी के बिना जो है आगे चीज़ों को बेहतर बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तो परिवार को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं, फैमिलीज़ को भी। तो सर, ये जो काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग को करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? और इस काउंसलिंग को करते समय मतलब एक ही मीटिंग में ये काउंसलिंग हो जाती है, या फिर और भी मीटिंग्स की ज़रूरत होती है इन काउंसलिंग को करने के लिए? काउंसलिंग में दो बातों का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। एक तो पहली इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी व्यक्ति हमको अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम उस व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी उसके पति या पत्नी या उसके परिवार के भी किसी सदस्य को के साथ शेयर नहीं करते हैं। दूसरा, हम इस काउंसलिंग में ये भी ध्यान रखते हैं कि हम व्यक्ति को मना नहीं करते शादी करने के लिए। हम ये नहीं कहते कि तुम शादी मत करो, हम सिर्फ उसको बताते हैं कि हमको मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग में ये चीज़ें मिली हैं, ठीक है, और इसके अनुरूप आपको अपने व्यवहार को बदलना है, अपने सामंजस्य को, अपने जो उसके साथ आपका जो आगे तारतम्य बनेगा, उसके तारतम्य को बनाने का प्रयास करना है। हाँ, बिल्कुल जी। तो सर, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के बाद शादी टिकी रहे, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ रह जाती हैं? जी, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के बाद प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। देखिए, अच्छा। जिन भी परिवारों में माता पिता बहुत समझदार होते हैं, आप देखेंगे कि जिन भी परिवारों में लड़की या लड़का दोनों के माता पिता बहुत समझदार होते हैं, उसमें जो लड़के और लड़की के बीच में तनाव है और जो घर टूटने जैसी बात है, उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी तरीके से जब हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें हम परिवार को वो सब चीज़ें बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे अगर एक माता पिता का रोल की बात करें, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से होने वाले परिवर्तन पे विचार करें। अगर लड़का या लड़की है और वो सामान्यतः लड़ाई करके अपने मम्मी पापा से बात को शेयर करती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा बोला, मेरी वाइफ ऐसा बोली, तो सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में यही बताते हैं कि आपको अपनी झगड़े को सबसे पहले अपने स्तर पर ही सुलझाना है। इवन आपको बंद कमरे में लड़ना है, अपने बच्चों के सामने, कभी फ्यूचर में जब वो होंगे तब भी उनके सामने भी आपको शेयर नहीं करना, किसी भी थर्ड पर्सन के सामने आपको अपने झगड़े को शेयर नहीं करना। और माता पिता को भी ये समझाते हैं कि आप लोग कभी भी इनके झगड़ों में इंटरफेयर मत करिएगा, क्योंकि यदि आप लड़की का पक्ष लेंगे तो लड़का आपसे एंटी हो जाएगा, या आप लड़के का पक्ष लेंगे तो लड़की एंटी हो जाएगी। तो आप लोग हमेशा न्यूट्रल रखिए, और आप लोग सिर्फ दोनों लोगों को प्यार से समझाने और उनके बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश करें, तो उसका काफ़ी परिवर्तन आता है। ओके। तो सर, अगर किसी जोड़े का मनोवैज्ञानिक मैच नहीं कर रहा है काउंसलिंग करते समय, तो आप उसे कैसे सूचित करते हैं? मतलब डायरेक्ट उसे बता देते हैं, या फिर उसे सुझाव देते हैं, या फिर उसे कैसे डील करते हैं? जब हम काउंसलिंग कर लेते हैं, तो हम पहले तो व्यक्ति से पूछते हैं कि देखिए, हम ये चीज़ें आपके बारे में, हमको आपकी पर्सनैलिटी में निकला है, ठीक है, तो हम ये चीज़ें मतलब वो घटनाएं नहीं, हम उसको मोटे मोटे तरीके से समझाएंगे कि इन सब चीज़ों के साथ उसको डील करना है। तो हम उसके, जैसे कि मान लीजिए लड़की को एंगर इश्यूज़ है, ठीक है, तो हम लड़के को कोशिश करेंगे कि वो एंगर
को झेलने की या गुस्से को झेलने की उसकी थ्रेशोल्ड कितनी है। अगर दोनों लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सातवें आसमान पे रहता है, दोनों लोग बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं, तो सीधी सी बात है कि समन्वय बनने की संभावना बहुत कम है। तो हम दोनों को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखिए आप लोग दोनों लोग थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, आप दोनों लोगों को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है और गुस्से की अवस्था में कम से कम बात करनी है। जब गुस्सा शांत हो जाए तब कोशिश करना है बात करने की। और भी जो एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं वो उनको बताते हैं। ओके, तो सर शादी विवाह अच्छे से टिकी रहे और लाइफ आगे अच्छे से बढ़े, इसके लिए हमारे ऑडियंस को आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? शादी विवाह के टिकने के लिए जो है व्यक्ति के साइकोलॉजिकल हेल्थ का जो है होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे के स्वभाव के अनुरूप अपने स्वभाव को बदल करके दूसरे के स्वभाव को अपने स्वभाव के अनुरूप बदलने की कला ही शादी के टिकाऊ रखने का मूल मंत्र होती है। और इसमें जो है परिवार, समाज सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, तो सभी को अपनी अपनी भूमिकाओं का ज्ञान होना और उनके अनुरूप व्यवहार करने से समाज में शादी जैसी संस्था का बने रहना और उसके सफल होने का संभावना बहुत अधिक हो जाती है। सर, आपने मनोज तिवारी टॉक शो को टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश पासवान जी, जिन्होंने हमें बताया कि मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और सलाह शादी के पहले कितनी आवश्यक है, कितनी उपयोगी है, और जिससे जो शादी है, जो सामाजिक संस्कार है, वो अच्छे से बना रहे, अच्छे से शादियाँ अच्छे से टिकी रहें और हैप्पी लाइफ आगे लोग स्पेंड कर सकें। इसी तरीके से डॉक्टर्स से मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो। धन्यवाद।